हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क सेकेंड, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क, और इसके अंदर हम इसको आप बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क जो है मेन इसके अंदर है। तो अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम परसेप्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका रोसेनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, एमसी क्लाउड-स्पिट्ज मॉडल क्या होता है, एडेलाइन मेडेलाइन, फिर उसके बाद आरबीएफ या फिर हम कह सकते हैं रेडियल बेस्ड फंक्शन, फिर उसके बाद आता है बैक प्रोपोगेशन मेथड। तो ये हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं परसेप्ट्रॉन से। तो परसेप्ट्रॉन क्या होता है? इट इज़ एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन। जब एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो होता है उसे हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं, जिसके अंदर ना न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम ना अपने इनपुट जो डेटा है उसको अपने अकॉर्डिंगली कंप्यूट कर सकें, जिससे हमारी जो बिजनेस इंटेलिजेंस है या फिर जिस भी चीज़ के लिए हम उसे यूज़ करना चाहते हैं हम यूटिलाइज कर पाएँ। क्योंकि जो हमारा इनपुट डेटा है अगर हम उसे कंप्यूट ही अपने अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो परसेप्ट्रॉन को एक आप आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी कह सकते हो। इट इज़ बेस्ट एंड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ANN। ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसका बेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप होता है। ठीक है, जो ANN होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई सारे टाइप के ANN होते हैं। तो उसमें से जो परसेप्ट्रॉन होता है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा सिंपल भी होता है। इट इज़ अ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जो परसेप्ट्रॉन होता है उसे हम मेनली जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट डेटा दोनों देते हैं। सिर्फ हम मैपिंग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें इनपुट डालने पर आउटपुट मिल रहा है। वी कैन कंसिडर इट एज ए सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, और इसे हम सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा हैज़ 4 पैरामीटर्स। इसके अंदर ना 4 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इनपुट वैल्यू, फिर उसके बाद आता है आपका वेट्स एंड बायस, फिर उसके बाद आता है आपका नेट सम, और फिर लास्ट में आता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं तो टाइप्स ऑफ परसेप्ट्रॉन आता है हमारे पास। तो 2 टाइप के होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। तो 2 टाइप के परसेप्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन और दूसरा होता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने पॉइंट्स इसी तरीके से लिखे हैं कि आप डिफरेंस भी लिख सकें। तो सबसे पहला है आपका वन ऑफ द ईजीएस्ट ANN टाइप्स। ये सबसे जो ईजीएस्ट है उनमें से एक है ये। कंसिस्ट फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ये खाली फॉरवर्ड के लिए ही काम करता है, ये बैक प्रोपोगेट नहीं कर सकता या नहीं करता है। ठीक है, ऑल्सो इंक्लूड्स थ्रीशोल्ड ट्रांसफर फंक्शन इनसाइड द मॉडल। इसके अंदर थ्रीशोल्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है, मतलब कि इसके अंदर भी ना थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए ही होती है। अगर थ्रेशोल्ड हमारे पास नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि एनालाइज करता है लीनियरली सेपरेबल ऑब्जेक्ट्स को जिनके बाइनरी आउटकम्स हो। अब बाइनरी आउटकम्स क्या होते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में जो आउटकम्स होते हैं उनको ये इजिली कंप्यूट करता है। ठीक है, और उन्हीं के साथ ये डील करता है। एल्गो डजेंट कंटेन रिकॉर्डेड डेटा। ये जो एल्गोरिथम होती है रिकॉर्डेड डेटा को अपने अंदर स्टोर नहीं करती है। अब अगर जैसे हमने RNN के अंदर पढ़ा था, RNN के अंदर प्रीवियस जो हमारी स्टेट थी उसका भी जो डेटा था वो स्टोर्ड था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर प्रीवियस जो डेटा है वो हमारा रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हम नेक्स्ट जो हमारा अल्फाबेट है या जो भी हमारा नेक्स्ट आउटपुट है उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, if total sum of all input is more than a predetermined value, the model gets activated and show output value as +1। इसका मतलब क्या है कि अगर बाई चांस जितने भी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं अगर हम उनका सम करेंगे और थ्रेशोल्ड से वो ऊपर चला जाता है, थ्रेशोल्ड से लार्जर वैल्यू होती है, तो जो हमारा मॉडल है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आउटपुट क्या शो करने लगेगा? +1 शो करने लगेगा। क्योंकि हमें पता है कि ये बाइनरी पे काम करता है तो 0 और 1 ही होगा इसका। तो 0 का मतलब क्या है कि ये शूट नहीं कर रहा है, मतलब फायर नहीं कर रहा है आउटपुट को, लेकिन 1 का मतलब क्या है कि ये फायर कर रहा है, आउटपुट हमें दे रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा टू फाइंड डिजायर्ड आउटपुट एंड मिनिमाइज एरर्स सम चेंजेस शुड बी नेसेसरी फॉर वेट इनपुट।
हमें डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एरर को कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो नेसेसरी हैं वेट इनपुट के अंदर। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा आउटपुट है वो हमेशा सेम ही आएगा या फिर डिफरेंट, जैसे हमने पहले देखा था ना कि अलग अलग अप्रोचेज जो है वो नेसेसरी होती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इनपुट के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, वेट इनपुट के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, तो एरर्स जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है उसी रास्ते से आएगा जिसके अंदर ज़्यादा आउटपुट रहेंगे, ज़्यादा एरर्स रहेंगे। तो अब क्या हुआ कि अगर हमने इनपुट के अंदर चेंजेस किए तो दो केसेस होते हैं, या तो एरर्स बढ़ जाएंगे या फिर एरर्स कम हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या है कि हमें मिनिमाइज करना है एरर को और डिजायर्ड आउटपुट तक जल्द से जल्द पहुंचना है, और इस चीज़ में हमें ये सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल जो है हेल्प आउट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है इट कैन लर्न ओनली लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स। ये जो होते हैं लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स जो होते हैं उनके साथ ये ज़्यादातर काम करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आपका मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या होता है? ये सिमिलर होता है सिंगल लेयर से, बस इसके अंदर क्या होता है, एक हिडन लेयर और आ जाती है। मतलब हिडन लेयर जो होती है वो लार्जर नंबर्स में होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसको मल्टी लेयर बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है इट इज ऑल्सो नोन एज बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। इसको हम बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? ये एग्जीक्यूट होता है 2 स्टेजेस के अंदर। सबसे पहला है फॉरवर्ड स्टेज और दूसरा है बैकवर्ड स्टेज। अगर हम फॉरवर्ड स्टेज की बात करें तो फॉरवर्ड स्टेज में क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन जो स्टार्ट होता है इनपुट से वो एंड होता है या फिर टर्मिनेट होता है आउटपुट लेयर के ऊपर। ठीक है, वहीं हम बैकवर्ड स्टेज की अगर बात करें, जो वेट या फिर बायस की वैल्यू होती है उसे मॉडिफाई किया जाता है मॉडल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हर एक स्टेज के अंदर जो एरर होते हैं उन्हें कैलकुलेट किया जाता है कि एक्चुअल एरर्स से हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है और जो नंबर ऑफ एरर्स हैं वो कैसे हैं, क्या इन्हें मिनिमाइज़ किया जा सकता है, मिनिमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर मिनिमाइज़ किया जा सकता है तो फिर बैक प्रोपोगेट कर दिया जाता है, अगर नहीं किया जा सकता तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग होती है वो इनपुट लेयर से होती है और जो एंड होता है ना वो भी इनपुट लेयर के ऊपर ही होता है। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि हमने जैसे आरएनएन के अंदर पढ़ा था ना जी, जैसे हमारी ये इनपुट लेयर हो गई, ये हमारी हिडन लेयर हो गई और ये हमारी आउटपुट लेयर हो गई, तो ये इस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते थे। ठीक है, अब आरएनएन की हेल्प से क्या होता था, ऐसे भी हो जाता। तो ये भी मल्टी लेयर के अंदर भी यही होता है कि जो हमारी आउटपुट लेयर इनपुट लेयर होती है वही इनिशियल होती है और वही फाइनल बन जाती है। ठीक है, चलिए, एक्टिवेशन फंक्शन डजंट रिमेन लीनियर। इसके अंदर जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो लीनियर नहीं होता है, सिमिलर टू सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है उसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिग्मॉइड या फिर 10H, ReLU और इन सब की मदद से हम एक्टिवेशन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है एंड कैन प्रोसेस लीनियर एंड नॉन लीनियर पैटर्न्स, और ये लीनियर और नॉन लीनियर पैटर्न्स दोनों को ही प्रोसेस कर सकता है ईजिली। ये इम्प्लीमेंट करता है अपने अंदर लॉजिकल गेट्स को भी। तो हम अगर लॉजिकल गेट्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंगल लेयर नहीं है, उसके लिए हमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल को ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, जॉर हो गया, नैंड हो गया, फिर उसके बाद हमारा नॉर हो गया, एक्स नॉर हो गया, एंड नॉर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है हमारा रोज़नब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, जो आपकी क्वांटम है, क्वांटम के अंदर ना एक उन्होंने एग्जाम्पल लिया है दैट फोटो डिटेक्टर्स का। अब फोटो डिटेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ में समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़ी शॉप पे जाते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप ज्वेलरी शॉप पे गए एंड ज्वेलरी शॉप पे क्या होता है कि ऑटोमेटिक गेट्स लगे हुए होते हैं। जैसे कि गेट्स लगे हुए होते हैं, जैसे आप उनके पास जाते हो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, राइट। तो वैसे ही जो फोटो डिटेक्टर्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं और वो एग्जाम्पल लिया गया है क्वांटम के अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उन्हें पढ़ लेते हैं पहले। इट इज़ अ सिंगल बाइनरी न्यूरॉन मॉडल। ये सिंगल बाइनरी न्यूरॉन मॉडल है, मतलब कि ये भी 0 और 1 के ऊपर ही काम करता है। इफ एडिशन ऑफ वेट्स इनपुट इज लार्जर देन अ गिवन थ्रेशोल्ड थीटा द न्यूरॉन फायर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जो इनपुट मिल रहा है वो लार्जर होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू थीटा से, तो जो न्यूरॉन है वो आउटपुट को फायर कर देता है या फिर न्यूरॉन जो है वो शूट आउट हो जाता है, निकल जाता है अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हुए। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में ना फिजिक्स में पढ़ा था
कि जैसे ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह आप समझ सकते हो इसको कि जैसे ही थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस होता है, तुरंत जो है हमारा जो न्यूरॉन है वो क्रॉस हो जाता है, निकल जाता है, फायर कर देता है, आउटपुट कर देता है, एनर्जी क्रिएट कर देता है, कुछ भी कर देता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा व्हेन न्यूरॉन फायर्स इट्स आउटपुट इज सेट टू 1। जब न्यूरॉन फायर होता है या फिर उसका जो आउटपुट सेट कर दिया जाता है वो 1 पे सेट कर दिया जाता है, नहीं तो वो 0 पे सेट रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वांटम, द नेटवर्क कंप्राइजेस 3 यूनिट्स, 3 यूनिट से मिलकर के बना होता है। एक सेंसरी होती है, एक एसोसिएशन होती है, एक रिस्पॉन्स होती है। ये होती है आपकी सेंसरी, ठीक है, ये आपकी सेंसरी हो गई। इसके अंदर आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, जो कि जिनके अंदर एक थ्रेशोल्ड सेट है। जैसे ये थ्रेशोल्ड जो आपका क्रॉस हुआ तो ये जो फिक्स्ड वेट की मदद से क्या किस में गया, एसोसिएशन में गया। एसोसिएशन लेयर के अंदर इनका एग्रीगेशन होगा, कंप्यूटेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद एडजस्टेबल वेट्स के थ्रू, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स है उन वेट्स के थ्रू ये आउटपुट लेयर के अंदर जाएगा, जिसे आप रिस्पॉन्स यूनिट भी कह सकते हो, और फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल फोटो डिटेक्टर्स का दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा आता है एमपी न्यूरॉन मॉडल या फिर एमसी क्लाउच-पिट्स मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, द फर्स्ट कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ अ न्यूरॉन वाज प्रपोज्ड बाय वॉरेन मैकक्लॉच एंड वॉल्टर पिट्स, ठीक है, वॉल्टर पिट्स। तो ये जो है, ये जो हमारा ये मॉडल है न्यूरॉन मॉडल, वैसे ये एक्चुअली कंप्यूटेशनल मॉडल पहला है, लेकिन पहला न्यूरॉन मॉडल जो है वो हमारा रोज़नब्लैट्स परसेप्ट्रॉन मॉडल ही है। तो एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटेशन मॉडल है, इसके अंदर एक्चुअल कंप्यूटेशन जो थी वो इस मॉडल के थ्रू स्टार्ट हुई थी, और इन दोनों को जो फाइंड किया था, प्रपोज किया था, वो वॉरेन मैकक्लाउच और वॉल्टर पिट्स थे। तो इनको आप कंबाइनली अगर आप एब्रीविएशन के अंदर बोलना चाहते हो तो एमपी न्यूरॉन मॉडल भी कह सकते हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एपसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और हम मिलते, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये है एक तरीके से एमपी जो है हमारा परसेप्ट्रॉन मॉडल का एक तरीके से आप मॉडल कह सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सारे इनपुट हैं, इनपुट गए, इनपुट जाने के बाद ये 2 पार्टीशन में है हमारा, एक जी है एक एफ है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या है ये। और उसके बाद यहाँ पे हमारा बाइनरी आउटपुट मिल गया, 0 या 1 की फॉर्म में जो हमारा आउटपुट है वो बिलोंग करेगा, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या है, जो इनपुट है ना वो भी हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होगा, और जो आउटपुट है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसलिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम वो जो हमारे क्या बोलते हैं उसको गेट्स हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मे बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जी जो होता है वो इनपुट लेता है, जो कि एग्रीगेटेड वैल्यूज बनाता है, ठीक है। एग्रीगेटेड वैल्यूज मतलब एग्रीगेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो सारी चीज़ें ये करता है जो जी है हमारा। उसके बाद जो एफ है, जो सेकंड पार्ट है हमारा एफ, वो डिसीजन बनाता है और वो फिर बाद में आउटपुट में दे देता है। इट अलाउज बाइनरी 0 और 1 वैल्यूज ओनली, बाइनरी वैल्यूज देता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट वेट पाथ से। डायरेक्ट वेट पार्ट मतलब कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इनके अंदर भी कोई भी बीच में मीडियम नहीं आता है, ठीक है। न्यूरॉन फायर्स इफ नेट इनपुट इज ग्रेटर देन थीटा, मतलब कि थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन जब फायर करेगा जब जो नेट इनपुट है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा थीटा से या फिर थ्रेशोल्ड से, ठीक है। 0 इज मैकक्लाउच-पिट्स न्यूरॉन, जो 0 है वो इनका न्यूरॉन है, मतलब कि जो अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो न्यूरॉन की वो 0 है। एंड कैन रिसीव सिग्नल फ्रॉम एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और किसी भी नंबर के न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स उसको सिग्नल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये रिसीव कर लेगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ना जो एमपी है उसके यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो एमपी इन एंड फंक्शन, एंड फंक्शन के अंदर क्या होगा, ओनली फायर्स व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑन, जब सारे इनपुट्स ऑन होंगे तभी फायर करेगा। और फंक्शन में क्या होगा, इफ एनी ऑफ इनपुट इज ऑन, अगर एक भी इनपुट ऑन हुआ तो फायर हो जाएगा। नॉट फंक्शन के अंदर क्या होता है, ऑल इनपुट्स टू बी 0 सो दैट थ्रेशोल्ड पैरामीटर शुड बी ऑल्सो बी 0 एंड टेक देम एज इनहिबिटरी इनपुट। अब क्या होता है कि ये जो नॉर, नॉट और एंड, ये जो गेट्स हैं हमारे या फिर हम फंक्शंस कहें तो ये इनहिबिटरी इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जो नॉर फंक्शन है उसके अंदर हमें इनपुट भी 0 रखना पड़ेगा, जिससे जो हमारा थीटा है वो भी 0 हो जाए, थ्रेशोल्ड है वो भी 0 हो जाए, और हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है या न्यूरॉन जो है वो फायर हो जाए। नॉट फंक्शन की बात करें, 1 इनपुट 0, एक आउटपुट जो है वो 0 होना चाहिए,
और जीरो आउटपुट इज 1, सेट थीटा टू 0, और जब ही ये शूट कर जाएगा। ठीक है, अगर हम और फंक्शन की बात करें, और फंक्शन में क्या होता है, द इनपुट सेट स्प्लिट्स इन 2 क्लासेस, ये 2 क्लासेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव वंस क्या होता है, जब आउटपुट आपको 1 मिल रहा हो। ठीक है, आर दोज लाई ऑन और अबव डिसीजन बाउंड्री। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना एक डिसीजन बाउंड्री इस तरीके का एक ग्राफ होता है एंड इस तरीके से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये डिसीजन बाउंड्री है एंड यहाँ पे ये अंडर द ग्राफ है और ये अबव द ग्राफ है, ये डिसीजन बाउंड्री है। तो आप क्या है कि इस डिसीजन बाउंड्री को क्रॉस करना ज़रूरी है अगर आपको न्यूरॉन को फायर करवाना है। तो अगर आपका प्लस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, डिसीजन बाउंड्री क्रॉस हो जाएगी। अगर आपका 0 है तो डिसीजन बाउंड्री क्रॉस नहीं होगी। अब ऐसे ही एंड फंक्शन है, ऑल द इनपुट लाई ऑन और अबव जस्ट 1 1 एंड इट फायर्स, मतलब कि इसके अंदर 1 1 होना जरूरी है तभी फायर करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 और होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना सो दैट आप तक मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।